वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग जानते हैं रोज़ सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है, ठीक है। चलिए आ जाइए। हाँ दोस्तों, कल सुबह 9:30 बजे क्लास नहीं हुआ था। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आ जाइए। तो लाइव टेस्ट नंबर 7 है आज, जो सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों। आप लोग का जब भी एनटीपीसी का पेपर हो, इस नंबर पे आप लोग अपना पेपर व्हाट्सएप करना ना भूले, जस्ट आफ्टर दी पेपर। और दोपहर 1 बजे आप लोगों के लिए एक फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लास होती है। ये आप लोगों की क्लास की टाइमिंग है दोपहर 1 बजे, जहां पर हम लोग साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस के 1000 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसको आप लोग मिस ना करें। यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है कि आपकी रैंक क्या आती है, और डेली आप लोग अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए दोस्तों, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिए, नीरज जांगिड को फॉलो करिए। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगा। इस क्लास के लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग सीधे जुड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग एक नए स्टूडेंट हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है, तो कोड आप लोग डाल दीजिए नीरज11। कोड आप लोग डाल दीजिए नीरज11, जिससे आप लोगों को सारी स्पेशल क्लासेज आप लोग एक्सेस कर सके, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पर। कोर्स आपके लाइव भी चल रहे हैं, जो कोर्स आपके हो चुके हैं उसका आप लोग को रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे वो लेक्चर्स। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर ले। यहाँ पर 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 70 से ज्यादा टीचर्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो 12 महीने का दोस्तों 6500 का है। रेफरल कोड यूज करोगे नीरज11 तो ये आपका 5850 का बढ़ जाएगा। अगर रेलवे का लेना चाहते हो, रेलवे की भी दोस्तों जो प्राइस है वो बिल्कुल कम हो गई है। 2 साल का 3600 का ये मात्र इसमें भी नीरज11 आप लोग लगाओगे तो ये आप लोग का 3240 रुपए का पड़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लाइव टेस्ट नंबर 7। ओके चलिए। तो आप लोगों को पता है कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए थे होमवर्क में, तो वो पहले डिस्कस करते हैं। आ जाइए। तो ये आप लोगों को देखिए, एक तरफ ये लिस्ट 1 दी हुई है और एक तरफ आप लोगों को लिस्ट 2 दी हुई है। आप लोगों को लिस्ट 1 में जितने भी आप लोगों के एलिमेंट्स हैं, इनको लिस्ट 2 के साथ में मिलाना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोगैस। दोस्तों बायोगैस किससे बनती है? गोबर से बनती है। तो जो 1 होगा वो आप लोगों का किससे कनेक्ट होगा? इस गोबर से कनेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा क्या बोलना चाह रहा है? आई थिंक इसमें यह पूछना चाह रहा है कि कौन सही कनेक्ट है ना। आई थिंक क्वेश्चन में यह पूछना चाह रहा है कि कौन कौन सही मैच है ना, करेक्टली मैच है। तो आपका बायोगैस क्या होता है? क्या एक कीटनाशी होता है? क्या नहीं होता। तो ये तो आप लोगों का नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जिसमें भी दिया हुआ है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर नहीं होगा। दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? आप लोगों का एक हार्ट का टेस्ट होता है। तो यानी हृदय का जो विकार होता है, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल सही है, 2 आप लोग का सही है। दोस्तों डीडीटी क्या होता है? गोबर होता है क्या? नहीं, ये तो एक कीटनाशी होता है, ये नहीं होगा। निकोटीन क्या आपके तंबाकू में पाया जाता है कि? बिल्कुल। तो 2 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, अभी एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोगैस में अधिकतम परसेंटेज किसका होता है। इस बार के एनटीपीसी में भी आया है। तो बायोगैस में जो अधिकतम होता है आप लोग का वो क्या होता है? मीथेन होता है। कितना? 50 से 75%। अगर सेकंड नंबर में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25 से 30%। तो 2 मेजर गैस कौन सी है आप लोग की बायोगैस की? एक तो मीथेन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है तथा यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है तो उस द्रव का अपवर्तनांक बताइए। जैसे आप लोगों को पता है कि ये कोई एक आप लोग कंटेनर मान लीजिए, इसमें क्या है? कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। इसमें क्या है? कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, ये जो पेंदा होता है आप लोगों को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग स्विमिंग पूल भी देखते होंगे, आपको लगता होगा कि इसकी ज्यादा गहराई नहीं है, बट एक्चुअल में जब आप लोग उसमें उतरते हो तो आपको काफी गहराई नजर आती है ना। तो आपको पता है ये किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से। तो कैसे हम लोग रिलेशनशिप निकाल सकते हो दोस्तों? एक आभासी गहराई यानी जो हम लोगों को एहसास हो रहा है, और वास्तविक गहराई जो रियल में जो है। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला ध्यान रखिए, जो किसी भी द्रव का अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक बोल रहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का रियल डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब क्या है?
वास्तविक गहराई अपॉन वर्चुअल डेप्थ। वर्चुअल डेप्थ बोले तो आभासी, आपको आभास कितने का हो रहा है, ठीक है। तो रियल में कितनी है दोस्तों, वास्तविक आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और वर्चुअल मतलब आपको आभास कितने का हो रहा है कि इतना ही है। आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो 20/15 कितना हो जाएगा, 5 से गया 4 बार में, ये 15 गया 3 बार में, तो 4/3 1.33। तो क्या आप लोग बता सकते हो ये 1.33 किसका होता है अपवर्तनांक, तो ये 1.33 पानी का होता है, ध्यान रखेंगे। ये अपवर्तनांक किसका होता है, पानी का होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता था कि उस द्रव को पहचानिए, उस द्रव को पहचानिए, वो द्रव कौन सा है, तो वो द्रव आपका पानी हो जाएगा, क्योंकि पानी का ही अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। चलिए, आप लोगों को बोला जा रहा है कि जब कोई तरंग, जब भी कोई वेव किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो क्या परिवर्तन होता है, उसके किस चीज में परिवर्तन होता है बताएंगे। चलिए, तो देखिए मान लीजिए ये कोई एक मिरर है, कोई वेव आ रही है, कोई वेव आ रही है, कोई तरंग आ रही है, वो टकरा के वापस मान लीजिए उसी मीडियम में चली गई। इसी को तो हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो स्पीड होती है वो कब चेंज होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। अब जैसे मान लीजिए पहले आ भी एयर में से रहा था, टकराने के बाद वापस चला भी एयर में गया, तो मीडियम चेंज हुआ क्या, नहीं। यानी स्पीड में कोई परिवर्तन आएगा क्या, वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे रिफ्लेक्शन हो, कहने का मतलब है दोस्तों चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन हो, कभी भी फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए। अब आप लोग एक चीज मुझे बताइए, जो वेव होती है, तरंग होती है, उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी चाल का, उसकी चाल का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। दोस्तों ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो मान लीजिए ये आप लोग की कोई वेव है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, चाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो इसमें कोई परिवर्तन आ सकता है कि नहीं, तरंग दैर्ध्य में भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, इसके किस में चेंज होगा, एम्पलीट्यूड में होगा, आयाम में। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी वेव है, तरंग है, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। तो मीन पोजीशन से कोई तरंग कितना ऊपर है या कितना नीचे है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम। तो इसमें परिवर्तन होता है। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन सा है इसमें से, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और इसका जो यूज होता है वो किस में होता है, मेडिसिन में इसका यूज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलो आ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो देखिए आप लोगों को पता है आपकी बॉडी में दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक तो कैटाबॉलिक होता है, एक एनाबॉलिक। कहने का मतलब है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है आप लोगों का कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, और एनाबॉलिक क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। समझ रहे हो। तो रेस्पिरेटरी में क्या होता है दोस्तों, आप लोग का बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, भाई ग्लूकोज आपका टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, जिससे किसका निर्माण करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो ये आपका एक कौन से प्रकार का प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे जल्दी से। 4 आप लोगों को ऑप्शंस दिए मैं, आंसर बताएंगे। एक उत्तल दर्पण के सामने, मतलब एक आपके पास में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, ये तो सॉरी कॉनकेव बना दिया मैंने। ठीक है, ये आपके पास में एक, देखिए ये आप लोगों के पास में कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। ये इसका दोस्तों मुख्य अक्ष हो गया, इसके सामने कोई आपने ऑब्जेक्ट रख रखा है, कोई है ना, सीधा रख रखा है मतलब, है ना, समझ लो। ठीक है, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो वर्चुअल इमेज होगी ना, जो आभासी प्रतिबिंब होगा, वो जिंदगी में हमेशा कैसे बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। इरेक्ट बोल लो, स्ट्रेट बोल लो, सीधा बोल लो। और हमेशा जो रियल इमेज होगी, यानी दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा, वो हमेशा कैसे बनता है, इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है। ठीक है, तो इधर आओ,
तो देखिए वर्चुअल इमेज क्या स्ट्रेट बन सकती है क्या, सीधी बन सकती है कि बिल्कुल बन सकती है, वर्चुअल इमेज सीधी बन सकती है बिल्कुल, रियल इमेज सीधी बन सकती है क्या, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टा बनेगा भैया, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। रियल इमेज कभी स्ट्रेट हो सकती है क्या, नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो ये दो ऑप्शन तो आप लोगों के हो नहीं सकते। अब देखिए इन दोनों में से हम लोग समझते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी जो उत्तल दर्पण होता है, इससे जब भी इमेज बनेगी हमेशा कैसे बनेगी, छोटी बनेगी, हमेशा कैसे बनेगी, छोटी बनेगी। और इससे जब भी इमेज बनेगी हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी यानी आभासी बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। तो कॉन्वेक्स से जब भी इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कहने का मतलब प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, आभासी हमेशा सीधा होगा। तो ये दो चीज तो हो गई आप लोग के पास में। और ध्यान रखेंगे हमेशा कॉन्वेक्स से छोटा बनता है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी ना वो ऑब्जेक्ट से, वस्तु से छोटी होगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि लेंस की क्षमता आपको दी हुई है दोस्तों, ये आप लोग इसको वो करो, शक्ति करो इसको, पावर। वैसे आप लोग यहां से अगर कई बार वर्ड पावर नहीं दिया हो तो आप लोग इससे पहचानेंगे क्या दिया हुआ है, डायोप्टर। और डायोप्टर क्या होता है, लेंस के पावर को हम लोग जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, डायोप्टर में करते हैं। तो आ जाइए दोस्तों समझते हैं। कोई भी लेंस है उसकी पावर का फॉर्मूला होता है उसकी शक्ति का 1/, फोकल लेंथ, यानी उसकी फोकल लंबाई के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस लेंस की पावर बोलते हैं। तो लेंस की पावर कितनी दी हुई है आपको, -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/p, p कितना दिया हुआ है, -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -1/2 कितना हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। अब देखिए यूनिट क्या आएगी, आप लोगों ने पावर को किस में रखा है, डायोप्टर में। डायोप्टर क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है ना। और ऐसा ही मात्रक अगर आप लोग रखोगे तो फोकल लेंथ, फोकल लंबाई का जो भी आंसर आएगा वो भी ऐसा ही में आएगा। और आंसर किस, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, दूरी का, मीटर होता है। तो -0.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। 0.5 नहीं होगा दोस्तों, -0.5 होगा। 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता बताएंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास में दो लेंस है, ये आपको दिया हुआ है एक लेंस नंबर 1 और एक आपको दिया हुआ है लेंस नंबर 2। एक की पावर आपको कितनी दे दी, 2 डायोप्टर दे दी, एक की आपको दे दी 4 डायोप्टर। जब आप लोग दोनों को कंबाइन कर रहे हो दोस्तों, कंबाइन करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग इनको फेविकोल से चिपका रहे हो। पहले तो मुझे बताएंगे ये पावर आपको 2 डायोप्टर दी हुई है, इससे क्या आप लोग लेंस का पता लगा सकते हो क्या कि कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉनकेव लेंस होगा, जल्दी से बताएंगे। ये पहला वाला लेंस के बारे में कोई बता सकता है क्या कि कॉन्वेक्स होगा ये कॉनकेव होगा? अगर आप लोग बता सकते हो तो साथ में दूसरा वाला लेंस भी बता दो, दूसरा वाला लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, बताओ कौन बता पाएगा, जल्दी से बताएंगे। पहले वाले लेंस के बारे में कोई बता सकता है क्या, कौन सा लेंस होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा? और दूसरे वाले लेंस के बारे में बताएंगे, बताइए। बताए, कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, बहुत बढ़िया। बहुत जने कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, कुछ कॉनकेव बोल रहे हैं। दोस्तों जब भी पावर पॉजिटिव हो ना, जब भी पावर पॉजिटिव हो इसका मतलब होता है वो लेंस कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स है। कैसा है, कॉन्वेक्स है, उत्तल है। और पावर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये चीज पॉजिटिव होना, क्योंकि जब ये चीज धनात्मक होगी तभी तो ये चीज धनात्मक होगी। तो पावर अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। पावर अगर कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है। तो ये भी भाई कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब प्लस का साइन तो होता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब प्लस का साइन है। तो दोनों ही कौन से लेंस है, ये आपके कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन का मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों आपने इन दोनों को फेविकोल से चिपका दिया, दो लेंस को। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को एक लेंस में से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो इसके बाद में अब ये दूसरे से जाएगी। तो दो लेंस लगा रखा है ना आप लोगों ने, तो अब दोनों की मिलके पावर क्या होगी, तो पावर का फॉर्मूला होता है आप लोगों का P1 + P2। पहले वाले लेंस की पावर कितनी है जरा बताएंगे सर, 2 डायोप्टर है। दूसरे वाले की कितनी है सर, 4 डायोप्टर है। तो 2 + 4 कितने हो जाएंगे, 6 डायोप्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए आ जाइए।
मायोपिया में क्या होता है? सर कितने डिग्री किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने से ज्यादा हाइट जाएगी? अच्छा, आप लोग उसकी बात कर रहे हो क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन की? तो अगर आप लोग 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो जो हॉरिजेंटल रेंज होगी, क्षैतिज परास होगी, वो सबसे ज्यादा होगी। अगर आप लोग चाहते हो अधिकतम ऊंचाई सबसे ज्यादा हो तो बिल्कुल आप लोग वर्टिकल फेंकेंगे। ठीक है, चलिए मायोपिया में क्या होता है? तो मायोपिया किसको हम लोग बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देना ना, साफ नहीं दिखाई देना। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निकट की तो साफ दिखाई देती है, दूर की साफ नहीं दिखाई देती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप यहां पर खड़े हो, आप लोग की हाइट दी हुई है कितनी, 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब आप लोग चाहते हो, आपके सामने कोई मिरर रखा है ना, कोई मान लीजिए कोई मिरर रखा है, आप चाहते हो इसमें आपका पूरा प्रतिबिंब बन जाए, तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए कि भैया मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे मिनिमम क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी होनी चाहिए। क्लियर है क्या? न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, इसके हाइट की आधी। तो 1.5 का आधा, 1.5 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूं, अपॉन 2, तो 3/4 हो जाएगा। और 3/4 बोले तो कितना हो जाएगा आपका 0.75। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, डबल नहीं होगा दोस्तों। अरे ये जो मिरर है वो एटलीस्ट आधा होना चाहिए, कम से कम आधा होना चाहिए। अगर इस 0.75 से भी कम हो गया तो कभी भी इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज, पूरा प्रतिबिंब आप लोग देख नहीं पाओगे। चले आगे दोस्तों, 3 मीटर नहीं होगा, 0.75 मीटर होगा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों एयर है अभी, है ना, तो इसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है, मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए अभी, तो लाइट के स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखेंगे जो ये लाइट है एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो मेरे दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये तो बिना माध्यम के भी चल लेगी, इसकी स्पीड उतनी रहेगी, तो मीडियम से कोई फर्क नहीं है, मीडियम के टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं है। तो क्या रहेगा दोस्तों, रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन नंबर सी। और कितनी होती है लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इनमें से किसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, बताएंगे। सर ये क्लास लेने से ग्रुप डी कवर हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ये और दोपहर 1 बजे वाली क्लास वो भी फ्री होती है, दोनों देखा करो आप। चलो आ जाओ। तो आप लोगों को पता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका हो जाएगा, ये आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, CaSO4.12H2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसका निर्माण कैसा होता है दोस्तों। जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। जब आप लोग इसको गर्म करोगे, जब आप लोग इसको हीट करोगे तो किसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। गुरुजी टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी घटेगा। अरे ये जो फर्क पड़ता है ना टेम्परेचर बढ़ने से, वो साउंड की स्पीड पे पड़ता है, डेंसिटी का, टेम्परेचर का, समझ रहे हो। लाइट की स्पीड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका माध्यम से कोई भी लेना देना नहीं होता। चलो आ जाइए, इसका आंसर बताएंगे। तो बोला जा रहा है जीवाणु में श्वसन स्थल है। जो रेस्पिरेशन होता है कहां पर होता है, जैसे आप लोग मुझे बताइए ह्यूमंस में कहां पर होता है। अरे ह्यूमंस में कहां पर होता है, आप लोग जानते हो हमारी मानव कोशिका में जो श्वसन होता है वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन आप लोग जानते हो, नहीं भी जानते हो तो ध्यान रखो, इधर आओ। देखिए दोस्तों, जो सेल होती है ना कोशिका,
वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। क्या आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होती है दोस्तों? ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, और इसमें यूकैरियोटिक में दोस्तों न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। और क्या डिफरेंस होते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक में आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। तो बात आती है कि इसमें श्वसन होगा कहां पर, और जो बैक्टीरिया है इसमें किस प्रकार की सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो कहां पर होगा दोस्तों? वो होगा आप लोगों के मीजोजोम में। अब ये मीजोजोम क्या है आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई भी सेल होती है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, सबसे बाहरी वाली सतह, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। समझ गए? और इस सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, या फिर आप लोग हिंदी में कोशिका झिल्ली बोल सकते हो। अब दोस्तों ये येलो वाली क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। तो दोस्तों ये जो सेल मेम्ब्रेन है आप लोग देख पा रहे हो कि इसका अंदर कुछ पार्ट इसका अंदर की ओर फंसा हुआ है, इसका कुछ पार्ट अंदर की ओर घुमा हुआ है, और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मीजोजोम। इसी को हम लोग बोलते हैं मीजोजोम, और यहीं पर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। चले आगे, चले आगे। भैया रत्नेश दुबे जी ब्लॉक होना है क्या? ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों का एनटीपीसी की 28 को भी आया था, 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा चेंज पूछा गया था, मैं बताऊंगा, पहले आप लोग इसका आंसर बताइए। चलो सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है क्या? दोस्तों ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है? ये एनटीपीसी 2016 में हुआ है ना? समझ गए बात को? आंसर बताएंगे। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? ऑब्वियसली बात है ये फीमेल की बात हो रही है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, जैसे आप लोगों को पता है कि मेल से क्या जनरेट होता है, किसका निर्माण होता है? स्पर्म का होता है, शुक्राणु का होता है। और फीमेल से निर्माण होता है दोस्तों एग सेल का, जिसको आप लोग ओवम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जब स्पर्म और एग सेल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? जायगोट का निर्माण होता है। किसका? जायगोट का निर्माण होता है। फिर जायगोट डेवलप होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में, भ्रूण में, फिर वो भ्रूण डेवलप होके बच्चा बनता है। समझ रहे हो बात को? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये एग सेल है या अंडा है, उसका निर्माण कहां पर होता है दोस्तों? अंडाशय, ये अंडे का निर्माण होता है ओवेरी में। कहां पर होता है? ओवेरी में। यहां पर आप लोग संख्या में कितनी देख पा रहे हो? ओवेरी 2 होते हैं, यहां से निर्माण होता है दोस्तों अंडे का। अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब। तो दोस्तों ये अंडा जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब से कहां पर जाता है? यूटेरस में जाता है, गर्भाशय में जाता है। तो किसके द्वारा जाता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, चलिए। हाँ, अब मैं बात कर रहा था 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, निषेचन कहां होता है? उसका भी आंसर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब होगा। दोस्तों फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो इनके द्वारा जायगोट का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ये प्रक्रिया कहां पर होती है? ये भी फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ा दो, प्लांट एंड एनिमल किंगडम भी पढ़ा दो। पढ़ा दिया है ना, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में थ्योरी में पढ़ा दिया, आपको ध्यान ही कहाँ रहता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्लियर? विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन के जो होता है, आप लोगों को पता है, आपका जो भी विटामिन आप लोग लेते हो वो आप लोग फूड के माध्यम से लेते हो, लेकिन जो विटामिन डी है वो आपकी बॉडी में सिंथेसिस हो सकता है, संश्लेषण हो सकता है। विटामिन के आपकी बॉडी में निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों विटामिन के जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। विटामिन के भी होता है, विटामिन B12 भी होता है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है ये जो बैक्टीरिया होता है कहां पर पाया जाता है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, और ये कहां पर पाया जाता है दोस्तों? आंत में पाया जाता है। ठीक है,
नन्नू चले दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो इस बैक्टीरिया का नाम भी याद रखेंगे, ई कोलाई इस बैक्टीरिया का नाम होता है। और सिर्फ विटामिन के नहीं, विटामिन B12 भी इसके द्वारा निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा गया था, मैं आपको बता दूं इस बार के एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन आया था। आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, पूछा हुआ था इसका कलर हल्का पीला, सॉरी हरा पीला इसका कलर है, येलोइश ग्रीन तो इसका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। और इसका यूज पानी को साफ करने में होता है। इस गैस को पहचानिए, तो ये गैस कौन सी हो जाएगी दोस्तों, क्लोरीन हो जाएगी। ध्यान रखेंगे क्लोरीन का जो यूज होता है वो पानी को शुद्ध करने में होता है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, पीला हरा इसका कलर होता है। दोनों चीज ध्यान रखेंगे। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आंसर बताएंगे दोस्तों। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास में कुछ एक बॉल मान लीजिए, इसका कुछ द्रव्यमान भी दिया होगा, इसका कुछ आयतन भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। तो दोस्तों डेंसिटी होता है, ये घनत्व होता है। डेंसिटी क्या होता है आप लोगों का, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टे आयतन जो होता है वो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। तो बोला जा रहा है कि हम ऊष्मा के संचरण की उस विधि को क्या कहेंगे जिसके द्वारा ऊष्मा शरीर के गर्म कणों के वास्तविक गति द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाती है। दोस्तों शरीर मत करो इसको एक किसी वस्तु करो। यहां पर बॉडी दिया होगा ना, बॉडी वस्तु करो दोस्तों, वस्तु है ना, वस्तु करो, इसको वस्तु करो। बताएंगे आप लोग। आपको पता है जो हीट ट्रांसफर होती है वो तीन प्रकार से हो सकती है, चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब देखते हैं वो ये कौन सा है, ये किसकी बात कर रहा है, तो जिसके द्वारा ऊष्मा वस्तु के गर्म कणों के वास्तविक गति द्वारा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में जाती है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कन्वेक्शन यानी संवहन। तीनों में डिफरेंस क्या होता है आइए समझते हैं, आप लोग खुद ही पहचान जाओगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन क्या होता है। देखो आपके पास में क्या है, आयरन की रॉड है, लोहे की छड़ है। आप लोगों ने इसको यहां से क्या करा दोस्तों, हीट करा। क्या इसका ये एंड भी गर्म हो जाता है क्या? कहने का मतलब है दोस्तों हीट का क्या कंडक्शन हो गया, क्या हीट यहां से यहां पर आ गई क्या? तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और कंडक्शन में होता क्या, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ थे, तो लोहे की छड़ में क्या लोहे के बहुत सारे एटम होंगे क्या, लोहे के बहुत सारे परमाणु होंगे क्या? तो जब भी आप हीट करोगे दोस्तों ये जो इसके परमाणु होंगे क्या ये वाइब्रेट करेंगे, जुन 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 जुन, ये पास वाले को टक्कर मारेंगे, जुन जुन जुन, ये पास वाले को, फिर पास वाले को, फिर पास वाले को। तो दोस्तों एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही है। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि क्या यहां वाला पार्टिकल उठ के क्या यहां पर आ रहा है क्या? नहीं, ये तो अपनी ही जगह क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, केवल और केवल अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या दोस्तों कणों की वास्तविक गति हो रही है क्या, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहे हैं क्या? नहीं, यहां पर केवल और केवल कंपन हो रहा है। जबकि कन्वेक्शन की बात करें तो आप लोगों ने मान लीजिए गर्मा गर्म खाने की प्लेट रखी, थोड़ी देर बाद में आप लोग देखते हो जब आप खुले में रखते हो कि खाना आपका क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसके पीछे कारण क्या होता है, बात को समझिए। देखिए ऊपर क्या चलती है, इसके ऊपर क्या है, एयर है। तो जैसे ही एयर की सबसे नीचे वाली लेयर इस भोजन के कांटेक्ट में आएगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से दोस्तों घनत्व क्या होता है, कम होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो गैसेस हल्की हो जाती है। ये हल्की हो जाती है, ये जाएगी ऊपर, ऊपर वाली आएगी नीचे, फिर उसका तापमान बढ़ेगा, वो हल्की होगी, ये ऊपर फिर नीचे। क्या यहां पर मोशन हो रहा है क्या, क्या यहां पार्टिकल की गति हो रही क्या? और इस प्रकार के हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन। आंसर बताएंगे। चलिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, बताएंगे आंसर। आंसर बताएंगे दोस्तों। देखिए आप लोगों ने सुना होगा एक प्रकार की एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा।
पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी किसी वस्तु की स्थिति में आप लोग परिवर्तन करोगे और अगर इसके कारण उसमें कोई एनर्जी स्टोर हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये पेन है ना, यहां पर रखा है, ये कोई वस्तु यहां पर रखी है, अभी इसके पास में कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन जब मैं इसको h ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा तो इसके पास में कितनी एनर्जी आ जाएगी। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला होता है mgh। समझ गए बात को। तो देखिए यहां पर आपने पोजीशन चेंज करी, आपने स्थिति परिवर्तन करा, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी आ गई, इसको हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर सर एनर्जी आई कहां से। तो मेरे दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, यहां से यहां पर जाने के लिए आपने क्या इस पे कुछ वर्क करा होगा क्या? अरे आपने कुछ कार्य किया होगा, जब भी तो ये यहां से यहां पर आया, और आपने जो वर्क करा है वो ही इसकी एनर्जी में स्टोर हो गया। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, इसके पास में एनर्जी कहां से आई। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों दूसरे एग्जांपल से समझिए कि यहां पर एक पत्थर था और यहां पर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति था जिसको आपको ये पत्थर मारना था। अब यहीं से मारते इसकी लगती क्या? कुछ लगती नहीं है सर, टच हो जाता केवल। लेकिन ये ही पत्थर आप लोग उस पर हाइट से मारोगे तो क्या ये लगेगी क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पत्थर के पास इस जगह एनर्जी थी, तो फील आ गया कि यहां पर एनर्जी है। अब बात आती है कंप्रेस्ड स्प्रिंग। दोस्तों ये मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ में ना ही इसमें कोई कंप्रेशन है, संपीड़न है, ना ही आप लोगों ने कोई एक्सपेंशन करा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो मान लीजिए अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? इतनी ही हो गई। तो क्या इसमें कोई एनर्जी आई होगी क्या? अरे इसमें कोई एनर्जी आई होगी क्या? बिल्कुल आई होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस करा, मैंने कुछ वर्क करा है और इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और जब भी पोजीशन की वजह से कुछ एनर्जी स्टोर होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चले आगे, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। चलो सर, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी एनर्जी होगी? तब भी स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि जब आप लोग घड़ी में चाबी भरोगे टन 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 तो उसके अंदर स्प्रिंग क्या होती जाएगी दोस्तों? अंदर मोल्ड होती जाएगी। स्प्रिंग भी क्या होती जाती है? अंदर कंप्रेस होती जाती है। तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। आ जाइए आंसर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? अभी अभी मैंने बताया है, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर आप लोग उसको हाइट पर लेके जाओगे, मान लीजिए h हाइट पर, तो उसके पास में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सी होती है? इसका फॉर्मूला mgh। द्रव्यमान कितना है आप लोगों का? 14 किलोग्राम है। जी आपको दे रखा है 9.8। कितनी ऊंचाई तक लेके जा रहे हो? 5 तक लेके जा रहे हो। अब कैसे सॉल्व करेंगे? गणित तो आती नहीं है मेरे को, तो एक काम करते हैं यार, इस 9.8 को एक बार के लिए 10 मान लो। ठीक है, क्यों मान लो? क्योंकि देखो 14 इंटू 10 करोगे ये 140, 140 इंटू 5 कितना करोगे? 14 पंजे 70, तो 700 के आसपास आना चाहिए था। 700 कब आता? 700 तब आता जब ये आपका 10 होता, लेकिन 10 से चिन्ना सा कम है, 700 से चिन्ना सा कम आएगा। अब चिन्ना सा कम तो ये भी लग रहा है, चिन्ना सा कम तो ये भी, तो देखो एक देखो 14 पंजे 70, 70 इंटू ये आ जाएगा, लास्ट में 8 वाला ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और देखो ये ऑप्शन तो आप ऐसे हटा सकते हो भैया, एनर्जी का मात्रक मीटर थोड़ी होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अरे ठीक है, सी आएगा, डी आएगा? अरे डी आएगा ना भैया, डी आएगा, डी। यार बहुत जने सी बोल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? आप देख लेना, जो भी है, गणित कमजोर है मेरी, सी डी में से देख लेना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला ऑप्शन तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, समझ लो, क्योंकि एनर्जी की यूनिट मीटर थोड़ी होती है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बी तो आपका किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे बताओ। सर्द रातों में सताती है जुदाई तेरी, आग बुझती नई सीने में लगाई तेरी, तू तो कहता है बिछड़ के सुकून पालेंगे, फिर क्यों रोती है मेरे दर पे तन्हाई मेरी। अरे भैया पढ़ ले अट्टा पट्टू जी, नाम भी अट्टा पट्टू है और वो रिजल्ट भी अट्टा पट्टू ही आएगा आपका। और मेरे को लगता है कॉलोनी वाले भी ये बोलते होंगे, अट्टा पट्टू इधर आ। ये क्या शायरी वायरी लगा रखी, पढ़ने में ध्यान दो इधर। बताओ आंसर। सर ग्रुप डी का न्यूमेरिकल करवा दीजिए। माफी चाहता हूं रिंकू जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं ग्रुप डी का न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा आपको, मैं माफी चाहता हूं। ये रीट परीक्षा में हुए, रीट में जो संस्कृत आती है ना, रीट में जो संस्कृत आती है, मैंने उसके न्यूमेरिकल करा दिया आपको, आपसे माफी चाहता हूं मैं, है ना।
कुछ जने बोल रहे हैं सर ग्रुप डी की न्यूमेरिकल कराओ, माफी चाहता हूं, मैंने ये संस्कृत की न्यूमेरिकल करा दिया आपको, है ना। आंसर बताएंगे इसका। तो देखो एक चीज आप लोग को समझ में आ रही है, किलोग्राम क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है भैया, मास की यूनिट होती है। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भैया मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल लो या मीटर सेकंड की पावर -2 बोल लो, बात एक ही है। तो ये किसका मात्रक होता है दोस्तों, ये एक्सेलरेशन का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान और त्वरण गुना हो रहे हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, फोर्स होता है। तो अगर ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, 1 × 1 1 होगा, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, अच्छा इसी में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इसका आंसर क्या होगा, 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, इसी में से एक है, इसी में से एक है, पहचानिए कौन सा है। मैंने आप लोगों को बोला 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, तो आप लोग जानते हो प्रेशर क्या होता है आप लोगों का, फोर्स अपॉन एरिया, बल बट्टे क्षेत्रफल। फोर्स अगर आप लोग 1 न्यूटन लो, एरिया अगर आप लोग 1 मीटर स्क्वायर लो, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1/1 आएगा। और आपको पता है प्रेशर को किस में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं, तो 1 पास्कल आपका हो जाएगा ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। क्यों परेशान हो रहे हो आप, चलो आंसर बताएंगे इसका। सर सी होगा लास्ट वाला, ठीक है सी होगा तो सी हो जाएगा, क्या दिक्कत है, मैंने बोल दिया ना, चेक कर लो इन दोनों में से कोई हो जाएगा। इतना क्या आप इशू बना रहे हो, मैंने बोल दिया सी डी में से देख लो कोई एक हो जाएगा, इतना क्या इशू बना रहे हो, अब सी होगा डी होगा। चलो, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए ये आप लोगों का हो गया कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब आप लोग जानते हो दोस्तों दर्पण है ये एक स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, तो इसको आप लोग फॉलो करोगे तो क्या इसका कुछ एक सेंटर भी आएगा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका मिरर होता है इसके मध्य बिंदु को बोला जाता है पोल यानी ध्रुव। और दोस्तों ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। समझ में आ गया। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला रूल, आपको रूल बड़ा जरूरी है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरणें आती है वो परावर्तन के बाद में कहां से होके गुजरती है, वो फोकस से होके गुजरती है। कहां से होके गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है। ये आप लोगों का रूल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटान रहा हूं, मैं इसको मिटान रहा हूं। तो रूल तो मैंने बता दी, इस रूल का क्या यूज है, ध्यान रखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा होगा, बहुत दूर रखा होगा, तो वहां से आती हुई प्रकाश की किरण आप लोगों को कैसे लगेगी, हमेशा पैरेलल लगेगी, हमेशा पैरेलल लगेगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है, इसी के पैरेलल में दूसरे प्रकाश की किरण आ रही है, समझ में आ रहा है क्या। तो जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है वो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जब भी परावर्तित किरणें जहां पर मिलती है इमेज वहां पर बनती है। कहां पर मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आप लोगों से पूछा गया है कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, मतलब प्यूबर्टी तक रहती है ये, फिर आपकी बॉडी में से विलुप्त हो जाती है। कहां चली जाती है, ये आपकी दोस्तों स्किन में ही मिल जाती है। और ये कौन सी ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों जो थाइमस ग्लैंड होता है इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो निकलता है दोस्तों थाइमोपोएटिन और एक निकलता है आप लोगों का थाइमोसिन। तो दोनों हार्मोन का नाम आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है कि ये हार्मोन किससे निकलता है, तो इस ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, थाइमोपोएटिन और थाइमोसिन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे आंसर। आप लोगों से पूछा जा रहा है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है,
रक्त के प्लाज्मा में, तो देखिए आपका जो रक्त में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। कितने परसेंट, तो रक्त का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का भी दोस्तों 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। ऑप्शन नंबर है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ब्लड की बात करें तो इसमें 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है कॉर्पसूकल्स। कॉर्पसूकल्स का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें आ गया आप लोगों का आरबीसी आ गया, आप लोगों का डब्ल्यूबीसी आ गया और आप लोगों का प्लेटलेट्स आ गया। समझ में आ गया बात को। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या होता है, 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2.9% मिनरल होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। अगर आप लोगों से तो देख सकते हो इस प्लाज्मा का अधिकतम भाग क्या है, 90% वाटर है। और अगर आपसे पूछे कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो प्रोटीन का भी नाम याद रखो। एक तो हो जाएगा फाइब्रिनोजन, एक हो जाएगा एल्ब्यूमिन, एक हो जाएगा ग्लोबुलिन और एक हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों ये चारों प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है, तो ये चारों प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। आपसे ये पूछे इनका काम क्या होता है, तो इन चारों प्रोटीन का काम होता है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त के थक्के बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो एंटीबॉडी क्या है, आपको पता है दोस्तों, आपकी बॉडी में जब वायरस बैक्टीरिया आ जाती है तो उनसे लड़ने के लिए आपकी बॉडी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाती है, इसी को हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी क्या होता है, एक प्रकार के प्रोटीन होता है। ये किससे निर्माण होता है एंटीबॉडी का, डब्ल्यूबीसी से निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल से इसका निर्माण होता है यार। लेकिन एक प्रॉब्लम बताओ मुझे, एक मेरा डाउट बताओ, कौन बताएगा, बताओगे क्या? चलो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। दोस्तों आपका जो ब्लड है इसमें 55% क्या है, चलो मैं यहीं पर देख लेता हूं ना, रुको। देखो दोस्तों आपका जो ब्लड है इसमें 55% क्या है, प्लाज्मा है, 45% है कॉर्पसूकल्स, या फिर आप लोग बोल सकते हो दोस्तों ब्लड सेल। इसमें क्या क्या आ जाएगा, आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, प्लेटलेट्स। मुझे बताएंगे एंटीबॉडी का निर्माण कहां से होता है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स। बताएंगे एंटीबॉडी का निर्माण कहां से होता है, जल्दी से बताओ, बताओ कहां से होगा। तो बहुत जने आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कि डब्ल्यूबीसी से, यानी व्हाइट ब्लड सेल बोल लो या व्हाइट ब्लड कॉर्पसूकल बोल लो, यहां से क्या होता है, निर्माण होता है एंटीबॉडी का। क्लियर है क्या? लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में आपने प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना होगा। तो वहां पर क्या हो रहा था कि जो भी कोरोना से जो रिकवर हो गया था तो उसके प्लाज्मा को डोनेट किया जा रहा था। और इसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या हो चुके हैं, एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है, तो इसको प्लाज्मा उसके में चढ़ा दो। लेकिन दोस्तों एंटीबॉडी का निर्माण तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी से हो रहा है, फिर इस प्लाज्मा को क्यों चढ़ाया जा रहा है बताएंगे? फिर इस प्लाज्मा को क्यों चढ़ाया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों निर्माण तो आपका डब्ल्यूबीसी से होता है और डब्ल्यूबीसी का भी एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट। तो मान लो ये लिम्फोसाइट है फॉर एग्जांपल, तो लिम्फोसाइट से किसका निर्माण हो रहा है, एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है। दोस्तों ये एंटीबॉडी फ्री होके किस में घुल जाते हैं, प्लाज्मा में घुल जाते हैं। किस में घुल जाते हैं, प्लाज्मा में घुल जाते हैं। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ये जो एंटीबॉडी पाए कहां पर जाते हैं ब्लड के, तो वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं और निर्माण कहां से होता है, डब्ल्यूबीसी से होता है। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये। तो ये होमवर्क नंबर 1 हो जाएगा, ये होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा, ये होमवर्क नंबर 3 हो जाएगा, ये होमवर्क नंबर 4 हो जाएगा और ये आपका होमवर्क नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के दोस्तों चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कल सुबह 9:30 बजे, और दोपहर 1 बजे वाली क्लास तो होती है, तो इसको आप लोगों को मिस नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोगों को बताता हूं दोपहर 1 बजे वाली क्लास के बारे में। और आप लोग दोस्तों इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करना ना भूलें, जस्ट आफ्टर दी पेपर। चलिए मैं आपको बताता हूं डेली 1 PM पे क्लास होती है, इसको आप लोग मिस ना करें। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग जुड़ के देखिए, यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलेगी। इस क्लास के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, सीधे दोपहर 1 बजे आप लोग जुड़ सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए दोस्तों, मेरा नाम सर्च करिए नीरज जंगड़, मुझे फॉलो कर लीजिए, स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मिल जाएगा। गोल सेलेक्ट कर लेना एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो कोड पूछता है तो कोड लगा लो नीरज 11, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से आप लोग अपनी एसएससी की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां पर 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, सारा आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा। 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 300 से ज्यादा क्लासेस होती है प्रतिदिन, 70 से ज्यादा आप लोग के टीचर है, और ये सारे कोर्स आप लोग के जितने भी चल रहे हैं एक सब्सक्रिप्शन में आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो एसएससी एग्जाम्स का जब गेट सब्सक्रिप्शन करोगे तो 12 महीने का 6500 है, रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11, कितने का पड़ जाएगा? 5,850 का। रेलवे की बात करें तो दोस्तों रेलवे का 12 महीने का 3,000 का है, नीरज 11 लगाओगे तो ये आपका 2700 का पड़ जाएगा मात्र और मात्र, ठीक है। चलिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और 1 बजे वाली क्लास की भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना रखते हैं। डिटेल में पढ़ाओ एनिमल किंगडम दोस्तों, डिटेल में पढ़ा है अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेज में, आप टेंशन ना लीजिए आप, है ना। और बाकी आपको किसी को थ्योरी वाला पार्ट चाहिए तो दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैं पूरी डिटेल में पढ़ा चुका हूं थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल का एनालिसिस नहीं करा था, आज दोनों को एक साथ करा दूंगा, ठीक है, आज दोनों को एक साथ करा दूंगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं दोपहर 1 बजे वाली क्लास में।